नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत कुलकर्णी आप सभी का स्वागत करता हूं श्री क्रिप्टो में। आज की डेट है 20 अगस्त 2021, शाम के 7:47 हो रहे हैं। चलिए आज के एपिसोड को शुरुआत करते हैं। एज यूजुअल सबसे पहले हम लोग आए हैं coinmarketcap.com पे। चेक करते हैं मार्केट का क्या हाल है। टोटल क्रिप्टो करेंसीज है 11,335, 397 एक्सचेंजेस है। मार्केट अभी फिर से टोटल मार्केट कैप जो है वो $2.062 ट्रिलियन है। 24 आवर्स का वॉल्यूम है, मतलब 24 घंटों में जो टोटल ट्रेडिंग हुआ है उसका अमाउंट है $111.4 बिलियन। बिटकॉइन का डोमिनेंस है 43.5% और इथेरियम का है 18.5%। टोटल मार्केट कैप है $2.06 ट्रिलियन और मार्केट का मूवमेंट हम लोग जो कहते हैं वो है 6.6% पॉजिटिव। तो कल के हिसाब से 6.6% से मार्केट ऊपर आ चुका है। हम लोग चेक करते हैं टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज के क्या हाल है। पहले नंबर पे बिटकॉइन $47,861 पे है, 5.40% से बढ़ा हुआ है 24 घंटों में, 2.94% से बढ़ा हुआ है 7 दिनों में। सेकेंड रैंक पे इथेरियम है $3264 पे, करीब करीब 7% से बढ़ गया है 24 घंटों में और 1% से बढ़ा हुआ है 7 दिनों में। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो BNB जो बाइनेंस कॉइन है उसको ओवरटेक कर लिया है कार्डेनो ने। कार्डेनो नॉर्मली 4th रैंक पे हुआ करता था, अभी वो 3rd पे आ गया है क्योंकि उसकी ग्रोथ हुई है 20.68% सिर्फ 24 घंटों में और 26.31% 7 दिनों में। $2.50 पे है कार्डेनो। 4th रैंक पे नीचे आ गया है बाइनेंस कॉइन BNB, $441 या फिर $441 पे है, 4.68% से बढ़ गया है 24 घंटों में और 9.94% मतलब ऑलमोस्ट 10% से बढ़ा हुआ है 7 दिन। 5वें नंबर पे स्टेबल कॉइन टेदर है $1 पे। 6वें नंबर पे रिपल मतलब XRP है $1.25 या फिर $1.26 पे, 10.59% से बढ़ा हुआ है 24 घंटों में, 22.62% से बढ़ा हुआ है 7 दिनों में। 7वें नंबर पे डोज कॉइन 32.52 सेंट्स पे या फिर $0.3252 पे, 6.3% से बढ़ा हुआ है 24 घंटों में, 16.69% से बढ़ गया है 7 दिनों में। 8वें नंबर पे डॉट मतलब पोल्का डॉट है $28 पे, 10.11% से बढ़ा हुआ है 24 घंटों में और 28.22% से बढ़ गया है 7 दिनों में। 9वें नंबर पे USDC मतलब सर्कल कंपनी का स्टेबल कॉइन $0.9999 पे मतलब $1 कह सकते हैं। सोलाना 10th नंबर पे $73.96 कीमत है, 3.48% से बढ़ गया है 24 घंटों में, 68.71% से बढ़ गया है 7 दिन। हमारे टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी चेक करके हो गए हैं। हम लोग बढ़ सकते हैं क्रिप्टो करेंसी दुनिया की खबरें चेक करने के लिए। Coinbase will buy $500 million in crypto and invest 10% of all future profits in digital assets। तो Coinbase के जो CEO है ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने खुद ने ट्विटर पे जाके अपडेट दिया है कि Coinbase अभी फिलहाल $500 मिलियन की क्रिप्टो करेंसीज खरीदने वाला है। उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनको अलाउ कर दिया है, ये परमिशन ले ली है उन्होंने। और ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि हर बार उसके जो कुछ भी प्रॉफिट्स होंगे उसमें से 10% वो यूज करके और क्रिप्टो करेंसीज खरीदेंगे और ये परसेंटेज जो है वो हर बार वो धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंजेस में से एक कॉइनबेस है और वो अगर उनके प्रॉफिट का 10% हर बार अगर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे तो एक डिमांड हम लोग बोल सकते हैं, एक स्टेबल डिमांड रहेगी। ऊपर से और एक बात है कि कॉइनबेस जैसी अगर कंपनी अगर रेगुलर बेसिस पे ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करने वाली है तो कॉइनबेस के जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वो भी ऐसा ही स्टेप्स लेंगे और अगर ये $500 मिलियन का कर रहे हैं तो वो भी 200, 300, 400, 500, $1,000 मिलियन तक जाके कुछ ना कुछ करेंगे। और उसका मतलब इन शॉर्ट ये होगा कि कंटिन्यूअस एक डिमांड रहेगी मार्केट में और मार्केट शायद और ऊपर जा सकता है, शायद। ओके, 23 एंड काउंटिंग। अब 23 क्या गिने हैं इन्होंने, जो ETF जो एप्लीकेशंस गए हुए हैं SEC के पास उनकी गिनती है ये। वैनेक एंड प्रो शेयर्स फाइल फॉर इथेरियम फ्यूचर्स ETFs। तो ETF मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये कंपनीज उसके लिए एप्लीकेशन देते हैं, जैसे इंडिया में सेबी है वैसे वहां पे अमेरिका में SEC है, उनके पास एप्लीकेशन देनी पड़ती है। और अभी फिलहाल 23 एप्लीकेशन पेंडिंग है SEC के पास, उन्होंने किसी को भी परमिशन नहीं दिया अब तक। लेकिन शायद फ्यूचर्स ETF को शायद परमिशन मिल जाए क्योंकि वो डायरेक्टली इथेरियम नहीं खरीदने वाले हैं,
इथेरियम के फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट शायद से खरीदेंगे, तो मे भी इनको परमिशन मिल सकती है, लेकिन भरोसा नहीं है। लेकिन अगर इनमें से 23 में से 4-5 या फिर 10 को अगर परमिशन मिल गई तो और बड़ी डिमांड और बढ़ेगी मार्केट में, और शायद से मार्केट ऊपर चला जा सकता है। आगे देखते हैं। ब्लैक रॉक ईटीएफ्स होल्ड 384 मिलियन डॉलर्स ऑफ शेयर्स इन बिटकॉइन माइनिंग फर्म्स। तो ब्लैक रॉक ईटीएफ जो है बहुत बड़ा, ब्लैक रॉक तो बहुत बड़ी कंपनी है इन्वेस्टमेंट्स में, तो उनका एक ईटीएफ प्रोडक्ट है। तो उसमें से जो उन्होंने पैसा फंड्स रेज किए थे वो उन्होंने इन्वेस्ट किए थे अलग अलग क्रिप्टो करेंसी कंपनीज में। उसमें से 384 मिलियन डॉलर्स जो है वो शेयर्स लिए हैं उन्होंने, इतना पैसा खर्च करके अलग अलग बिटकॉइन माइनिंग कंपनीज के। अब उसमें कौन कौन है? मैराथन डिजिटल होल्डिंग्स है और राइट ब्लॉकचेन करके, दोनों नॉर्थ अमेरिकन माइनर्स हैं। तो इन शॉर्ट ईटीएफ मतलब क्या कि आप डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, आप क्रिप्टो में काम करने वाले अलग अलग कंपनीज में जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। Bitcoin gains strength as Friday's $600 million Bitcoin options expiry approaches। अब आज फ्राइडे है, फ्राइडे को $600 मिलियन कीमत के बिटकॉइन के ऑप्शंस एक्सपायरी आ रहे हैं। और ये एक्सपायरी मतलब क्या? अगर समझो किसी ने शॉर्ट किया होगा, किसी ने लॉन्ग किया होगा। अगर शॉर्ट किया हुआ है किसी बंदे ने और समझो प्राइस अगर बढ़ गई, तो उसे वो प्राइस पे खरीद के, बढ़ी हुई प्राइस पे खरीद के उसको सामने वो सबमिट करना है एसेट। अगर ये हो जाता है कि मैंने शॉर्ट किया हुआ है 40,000, मुझे लग रहा था कि बिटकॉइन 40,000 तक जाएगा, $40,000 तक, लेकिन अगर बिटकॉइन $60,000 पे, तो मैं तो प्रॉब्लम में आ गया, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? $60,000 पे खरीद के वो सबमिट करना पड़ेगा एसेट। उससे अच्छा क्या है कि मैं पहले ही खरीद लूं, राइट। बहुत नुकसान होने से अच्छा है कम नुकसान हो। इसीलिए बहुत लोग जो भी शॉर्ट्स में खेलते हैं वो लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा एसेट खरीद के रखते हैं, अगर मुझे सबमिट करना पड़े तो मेरे पास सेफर साइड होना चाहिए। तो वो जो शॉर्ट है उसको कवर करने के लिए परचेस करते हैं, उसकी वजह से डिमांड बढ़ती है तो बिटकॉइन की प्राइस भी बढ़ जाती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फेडरल रिजर्व बैंक प्रेसिडेंट, अब ये कहाँ के हैं? यूएस में जो फेडरल रिजर्व है उसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो मिनियापोलिस में जो ब्रांच है उसके ये प्रेसिडेंट है, और उनका क्या कहना है? बिटकॉइन हैज नो लेजिट यूज केस। बिटकॉइन की कोई लेजिटिमेट यूज केस ही नहीं है दुनिया में। क्रिप्टो इज 95% फ्रॉड, हाइप, नॉइज एंड कंफ्यूजन। ये इनका मानना है। इनकी फोटो भी बहुत फनी ली है, पता नहीं कोई अच्छी फोटो भी ले लेते तो भी अच्छा होता। एनीवेज, हमें इनके चेहरे पे कोई कमेंट नहीं पास करनी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड एसेट है, राइट, या फिर डिसेंट्रलाइज्ड थॉट प्रोसेस, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स का बादशाह है बिटकॉइन। और ये सर जो है ये सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, फिर सेंट्रल बैंक जो है फेडरल रिजर्व करके, उसके एक ब्रांच के प्रेसिडेंट है। तो इनके दिमाग में तो सारी चीजें सेंट्रलाइजेशन के हिसाब से ही काम करेंगी, राइट, क्योंकि इतने 1913 में फेडरल रिजर्व बना था, तो 1913 से लेके अभी तक इनके हाथों में कंट्रोल है। इनके नहीं, ये जो कुछ भी लोग हैं उनके माइंडसेट ऐसे ही सेट होंगे ना कि हमारे हाथ से कंट्रोल नहीं जाना चाहिए, और वो कंट्रोल अभी धीरे धीरे जाते हुए दिख रहा है। कुछ परसेंटेज एसेट्स लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, फिर भी उनको उतना थोड़ा बहुत भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए कुछ ना कुछ ये बैड एंगल से थॉट प्रोसेस रख के कुछ ना कुछ कमेंट्स इनके आते हैं। अब यूज केस नहीं है ये कह रहे हैं, और उसके तुरंत बाद क्या न्यूज है? साउथ अफ्रीकन प्रॉपर्टी फर्म बिगिंस एक्सेप्टिंग रेंटल डिपॉजिट्स पेड इन क्रिप्टो। तो जैसे हम लोग यहाँ पे इंडिया में अभी देखिए, ये साहब कह रहे थे यूज नहीं है, और ये देखिए पहला यूज केस, और ऐसे सैकड़ों यूज केसेस है, रेगुलरली हम लोग तो कवर करते रहेंगे। एनीवेज, तो साउथ अफ्रीकन यहाँ पे एक कंपनी है, उसका नाम है कोरम होल्डिंग्स, और उन्होंने एक जबरदस्त आइडिया लगाया है कि जैसे यहाँ पे समझो कि 30,000 रुपीज रेंट है एक मकान का, और समझो 2 लाख रुपया डिपॉजिट है। तो हम लोग क्या करते हैं? 2 लाख रुपया पहले ट्रांसफर करते हैं या फिर देते हैं, और फिर एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है कि 2 लाख रुपए हमने वहां पे जमा किए हुए हैं, और इतना इतना रेंट है 30,000 हम लोग हर महीने भरेंगे, और जब भी हम लोग वो घर छोड़ के निकलेंगे बाहर, तो उस टाइम पे मुझे वो 2 लाख रुपए वापस मिलेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या ऑप्शन दिया कि वो जो 2 लाख रुपया, मतलब वो जो डिपॉजिट है, वो आप क्रिप्टो करेंसीज में पे कर सकते हो। तो समझो कि 2 लाख रुपए का बिटकॉइन मैंने ट्रांसफर कर दिया उनको, वो अपने पास, या फिर उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कंपनी के साथ, उनके पास सेफ रखेंगे, ओके। और जैसे ही मैं घर के बाहर निकलता हूँ, कहीं कुछ डैमेज अगर नहीं है,
तो वो बिटकॉइन जितनी भी क्वांटिटी थी उतनी मुझे वापस देंगे। भले ही वो बिटकॉइन 1 करोड़ का हो जाए, भले ही वो बिटकॉइन 50 लाख का हो जाए, वॉट एवर, जो कुछ भी ग्रोथ हो गई, फिर भी वो क्वांटिटी जितनी थी उतनी मुझे देंगे, मतलब मेरा ग्रोथ हो सकता है, राइट। और अगर लॉस हो गया, समझो वो 2 लाख का बिटकॉइन था, उसकी प्राइस अगर कम होकर 1.5 लाख तक आ गई, तो वो जो ओनर है घर के, वो उसमें कंट्रीब्यूशन ऐड करके परफेक्ट 2 लाख बना के मुझे वापस देंगे। तो ये विन विन सिचुएशन है जो भी टेनेंट्स हैं उनके लिए, और ये जबरदस्त आइडिया लगाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। SEC boss says DeFi platforms are highly centralized and will need to register। अब ये जो नए SEC बॉस आए हैं, गैरी जेंसलर, ये कंटिन्यूअसली क्रिप्टो करेंसीज के अलग अलग डोमेन्स में जाके कुछ ना कुछ बुरी भली बातें कह रहे हैं। पहले कहा कि ICO सारे के सारे सिक्योरिटी है, बाद में कहा कि हर एक एक्सचेंज को हमारे अंडर लाना चाहिए क्योंकि उनके पास कोई ना कोई सिक्योरिटी ट्रेडिंग तो चलता ही होगा। अभी कह रहे हैं कि DeFi प्लेटफॉर्म, उनके नाम में ही डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, DeFi, फिर भी कह रहे हैं कि वो सारे सेंट्रलाइज्ड है क्योंकि उनके प्रोग्रामर एक साथ बैठते हैं। ये कोई इसको कुछ कोई समझा नहीं सकता है, क्योंकि एनीवेज उनको तो वहाँ के कांग्रेसमैन, वहाँ के सीनेटर और वहाँ के CFTC के भी कमिश्नर ने उनको बुरा भला सुनाया है कि आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, आपको इनोवेशन को इतना डराना नहीं चाहिए, इनोवेटिव कंपनीज को डराना बंद कीजिए और अच्छे से उनके साथ मिल बैठ के काम कीजिए। कुछ अगर आपको लग रहा है रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम है तो रिपोर्टिंग करवाइए, लेकिन इनका क्या है कि इनको सारी क्रिप्टो इंडस्ट्री SEC के अंडर लेनी है, इसलिए ये सारा स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। पता नहीं, देखते आगे जाके क्या होता है। Solana's Luna yield goes dark with some fearing a rug pull involving $6.7 million। अब रग पुल मतलब क्या? सब कुछ उठा के भाग जाना, ओके। तो इन शॉर्ट सोलाना की जो प्लेटफॉर्म है उस पर लूना नाम का एक लूना यील्ड नाम का एक था, जो DeFi कह सकते हैं उसे। तो वहां पे $6.7 मिलियन के एसेट लोगों ने रखे हुए थे, फाउंडर्स ने सारे निकाल लिए और वो भाग गए हैं। उनका वेबसाइट डाउन है, उनका सोशल मीडिया उन्होंने बंद करवाया है। अब ये कोई एक हैक भी हो सकता है, लेकिन डाउटफुल है। हैक, अगर हैकर हैक कर रहा है तो सारे प्लेटफॉर्म क्यों बंद कराएगा उसके, राइट। अगर हैक हो गया है तो उन्होंने ऊपर से आके बताना चाहिए कि हमारी सिस्टम हैक हो गई है, इतना इतना लॉस हो गया वगैरह। तो अभी उसका रिसर्च चल रहा है, इंक्वायरी भी चल रही है, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। बिटकॉइन जंप 6% एजिंग अबव $47,000 ऑन स्ट्रॉन्ग बायर डिमांड। अब ये स्ट्रॉन्ग बायर डिमांड क्यों आई है, ये हमने अभी जस्ट चेक किया कि ऑप्शंस एक्सपायरी आ रही है तो लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। आगे बढ़ते हैं। बाइनेंस टाइटन्स कस्टमर वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स। अब बाइनेंस जो है वो रेगुलेटर्स को खुश करने में लगा हुआ है कब से, और अभी उन्होंने वेरिफिकेशन जो KYC होता है उसके 3 लेवल थे, तो बीच का जो था इंटरमीडिएट, उसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट ID मैंडेटरी कर दिया है। ऊपर से जो विड्रॉल लिमिट्स थे वो भी पहले ही उन्होंने 1 महीने पहले ही कम कर दिए थे। तो रेगुलेटरी कंसर्न्स वो हटाना चाह रहे हैं अपने सामने से। कार्डेनो प्राइस हिट्स ऑल टाइम हाई, ये हमने चेक कर लिया है, BNB को ओवरटेक कर दिया उन्होंने, 4th नंबर से 3rd नंबर पे आ गए हैं। ऑलराइट, कंपस माइनिंग सेज चेस शट डाउन बैंक अकाउंट्स विदाउट वार्निंग। अब चेस जो है वो JP मॉर्गन चेस भी कहा जाता है, JP मॉर्गन जो बैंकिंग जायंट है उसकी एक बैंक है चेस करके। तो चेस बैंक ने इनका कंपस माइनिंग कंपनी है नॉर्थ अमेरिका की, उनके 7% जो कैश थी वो इनके बैंक अकाउंट में चेस में रखे हुए, चेस बैंक के अकाउंट में इनके रखे हुए थे, और इन्होंने विदाउट नोटिस उनका बैंक अकाउंट बंद करवा दिया था या फिर ब्लॉक करवा दिया था। ये विड्रॉल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल वो कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, चेस बैंक खुद का भी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है क्रिप्टो करेंसी में, लेकिन क्रिप्टो करेंसी कंपनीज के अकाउंट को, अब कंपनीज को अभी भी तंग करना ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। ये इंडिया में रेगुलर बेसिस पे होते रहता है, दुनिया भर में यही हो रहा है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, ऊपर से इनको कंट्रोल छोड़ना नहीं है। एनीवेज, इथेरियम 2.0 स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट नाउ होल्ड्स द मोस्ट ईथर, $21.3 बिलियन। अब इथेरियम, अभी फिलहाल हम लोग इथेरियम 1 में काम कर रहे हैं, जो माइनिंग चल रहा है, प्रूफ ऑफ वर्क चल रहा है। अब प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जाने वाले हैं, बीकन चेन बन रहा है और एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है स्टेकिंग का, जिसमें लोग उसमें इथेरियम ब्लॉक कर रहे हैं अपने, या फिर स्टेक कर रहे हैं। अब इसका मजाक ये है कि जब तक प्रूफ ऑफ स्टेक पे पूरा मूवमेंट हो नहीं जाता तब तक आप वहां से इथेरियम नहीं निकाल पाओगे, और मिनिमम रिक्वायरमेंट है 32 ईथर की। फिर भी लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने करीब करीब 70 लाख इथेरियम ये कॉन्ट्रैक्ट में डाल के रखे हैं, जो सबसे बड़ा एड्रेस बन गया है अभी
तो लोगों को कॉन्फिडेंस है कि ये टीम जो है इनकी कोर टीम वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे जल्दी ही चली जाएगी, लेकिन मुझे अभी भी डाउट है कि ये इनको कम से कम 1.5-1 साल लग जाएगा, ऐसा लगता है। आगे बढ़ते हैं। वेल्स फार्गो लॉन्चेस पैसिव बिटकॉइन फंड फॉर वेल्दी क्लाइंट्स। देखिए अब ये बड़ी बड़ी बैंक्स जो है वो अपने खुद के क्रिप्टो प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में काम करने वाले एक्सचेंजेस को और कंपनीज को तंग करना नहीं छोड़ रहे। ये और एक उसका उदाहरण है। वीजा एड्स क्रिप्टो पेमेंट स्टार्टअप वायर टू इट्स फास्ट ट्रैक पेमेंट्स प्रोग्राम। तो वीजा ने वायर कंपनी जो है जो क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट्स और कार्ड सॉल्यूशंस में प्रोवाइड करती है, तो उन्होंने पार्टनरशिप की है, ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर वीजा ने बड़ा उनको फास्ट ट्रैक पेमेंट प्रोग्राम में ले लिया है। तो आगे जाके क्या होगा कि वायर अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस दे पाएगा अपने कस्टमर्स को। तो ये तो होने ही है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, उनको अपना मार्केट शेयर नहीं गंवाना है। तो जो नई कंपनीज अच्छी अच्छी आ रही हैं क्रिप्टो में, उनको वो अच्छा सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन जो एस्टेब्लिश्ड जायंट्स हैं उनको तंग कर रहे हैं, पता नहीं। एनीवेज, अब इसका क्रिप्टो से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कवर कर रहा हूँ। सेंट्रल बैंक ऑफ सोमालिया जो है वो नया पेमेंट सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं, और प्लान भी है उनका आगे जाके जो पुराने बैंक नोट है उनको छोड़ के नए बैंक नोट लॉन्च करना। तो सोमालिया में क्या है कि बहुत सारा प्रॉब्लम्स चल रहा था, तो उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए और इकोनॉमी को थोड़ा बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, उनके पास 13 लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है सिर्फ। तो वो सारे अभी ये नई सिस्टम जो लॉन्च होगी डिजिटल, उसको यूज कर पाएंगे और फास्टर पेमेंट्स होंगे, तो लोगों को कुछ फायदा मिलेगा शायद से। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन आर्ट गैलरी डेविएंट आर्ट कोलैबोरेट्स विद ओपनसी टू डिटेक्ट पोटेंशियल एनएफटी इन्फ्रिंजमेंट। अब डेविएंट आर्ट क्या है कि ऑनलाइन गैलरी है दुनिया की सबसे बड़ी, मतलब उनके पास आर्ट फॉर्म्स डिजिटल ऑलरेडी अवेलेबल है बहुत सारे, और उनको पता है कि कौन सा आर्ट का पीस कौन ओन करता है। तो क्या करेंगे, ओपनसी क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी एनएफटी प्लेटफॉर्म। तो एनएफटी सच्ची में वो एनएफटी का जो बेस लेयर है वो कोई दूसरा ओन नहीं करता ना, ये चेक करने के लिए अभी ये डेविएंट आर्ट और ओपनसी का कोलैबोरेशन है। तो इन शॉर्ट इसमें से क्या हो जाएगा कि जो झूठे मूठे बनाए हुए एनएफटीज है वो सारे गायब हो जाएंगे। ये भी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ थाईलैंड टू टेस्ट रिटेल डिजिटल करेंसी। अब देखिए, अब ये सीबीडीसी का जो भूत है वो कहीं से गायब नहीं होने वाला। मैं बहुत सालों से कह रहा हूं कि हर एक सेंट्रल बैंक की एक खुद की डिजिटल करेंसी होगी, और ये वही हो रहा है। सारी सेंट्रल बैंक्स लाइन में खड़ी हुई है अपनी सीबीडीसी लॉन्च करने के लिए। तो ये थाईलैंड की जो सेंट्रल बैंक है वो करेंगी लॉन्च 2022 के मिड में। आगे बढ़ते हैं। पुतिन ऑर्डर्स रशियन गवर्नमेंट टू प्रिपेयर टू चेक ऑफिशियल्स विद क्रिप्टो एसेट्स। अब ये तो हर जगह पे होता है कि कोई भी अगर पॉलिटिशियन इलेक्शन के लिए भी खड़ा हो रहा है या फिर कोई बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो उसको अपने सारे एसेट्स बताने पड़ते हैं, रिपोर्ट करने पड़ते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है अपने गवर्नमेंट को कि जितने भी लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में एसेट्स दिखाए हैं, तो गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो क्रॉस चेक कर पाए कि सच्ची में इनके पास 10 ही बिटकॉइन है कि कहीं पे छुपा के 1000-2000 बिटकॉइन भी रखे हुए। तो ये भी एक अच्छा हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। Dutch central bank warns Binance is illegally offering crypto exchange services in Netherlands। तो ये तो सेंट्रल बैंक ऑफ नेदरलैंड्स मतलब डच सेंट्रल बैंक जो है वो कह रही है, मतलब वो उन्होंने किसको वार्निंग दिया है, उन्होंने सिटीजन्स को बताया है कि बाइनेंस जो है वो हमारे देश में इलीगली काम कर रहा है। अब इनको क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस का रेगुलेशन अगर नहीं है उस देश में, तो वो कैसे रेगुलेट करेंगे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को, राइट। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। अगर उन्होंने कुछ क्रिप्टो में क्लैरिटी दिया तो जाके वो अप्लाई कर देंगे ना। बाइनेंस तो रेगुलेटरी कंसर्न्स कुछ भी होंगे तो वो सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि वहां पे कोई भी अगर क्लैरिटी नहीं है तो वो जाके कैसे अप्लाई करे। अगर बाइनेंस सिक्योरिटी एसेट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो क्या करना है एग्जैक्टली, ये सेंट्रल बैंक ने ही उनको एक्चुअली बताना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि इलीगली काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साल्वाडोरियन फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट्स बिटकॉइन यूज विल बी ऑप्शनल। अब ये जो ऑप्शनल है इसका थोड़ा अलग मतलब है, लेकिन ये न्यूज में अलग निकाला हुआ है, राइट। तो अगर समझो एक्स करेंसी है साल्वाडोर में, नॉर्मल फिएट करेंसी नेशनल, और इन्होंने अभी लीगल टेंडर बना दिया बिटकॉइन को, तो मेरा चॉइस है ना कि मैं एक्स में पेमेंट करूं कि बिटकॉइन देके पेमेंट करूं किसी भी दुकानदार, राइट। तो ये ऑप्शनल है, राइट। मेरे लिए मैंडेटरी नहीं कि मैं उनका गवर्नमेंट का बिटकॉइन का जो वॉलेट लॉन्च हुआ है वो लेना ही चाहिए और उसी में से पेमेंट करना चाहिए, मैंडेटरी नहीं है। आप दूसरे कोई भी बिटकॉइन का वॉलेट यूज कर सकते हो, ये उनका कहना था। लेकिन इन्होंने मतलब क्या निकाला
कि लीगल टेंडर होते हुए भी इसको ऑप्शनल आप कैसे कह सकते हो, राइट? क्योंकि अगर मैं 500 रुपए की नोट लेके जाता हूँ इंडिया में किसी भी दुकान पे, तो वो मना नहीं कर सकते, वो कह सकते कि मेरे पास छुट्टे नहीं है लेकिन 500 की नोट मैं नहीं लूंगा, ये कहना अलाउड नहीं, क्योंकि वो लीगल टेंडर है, राइट? तो इनका कहने का मतलब अलग था, न्यूज वालों ने थोड़ा सा अलग निकाला है। इट्स ओके। अभी इसको, आज के एपिसोड को हम लोग रोकने के पहले जस्ट एक बार मैं coinmarketcap.com को रिफ्रेश करता हूं और आपको बताता हूं कि 20 अगस्त 2021 को शाम को 8:07 पे बिटकॉइन था $47,916 पे। मैं श्रीकांत कुलकर्णी आपको अलविदा कहता हूं आज के दिन के लिए। कल के एपिसोड में फिर से मिलेंगे क्रिप्टो करेंसी दुनिया की सारी खबरें लेके और मार्केट अपडेट लेके। तब तक के लिए बाय द डिप्स एंड हॉडल। बाय गाइज।